नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज ये वीडियो जो हमने कल वीडियो बनाया था, उसी का कंटिन्यूएशन है। कहने का मतलब है कि कल जो वीडियो डाला था, वो पार्ट 1 था और आज जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है। तो हम बात कर रहे हैं, राहु 10 में तो दुनिया वश में। तो कल की बात से आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या-क्या परिणाम राहु और केतु जब भी राहु दशम भाव में हो और केतु जब भी चतुर्थ भाव में हो, तो और किस-किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आप इससे पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के रिसेंटली अपलोडेड में इसका पहला पार्ट होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो साथियों, बात हम कर रहे थे कि जब भी राहु दशम भाव में होते हैं, तो यहाँ पर ये कई तरीके की परेशानियों को खड़ा करते हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पर राहु दशम भाव में जब भी विराजमान होते हैं, तो केतु ऑटोमेटिकली चौथे भाव में विराजमान होंगे, जो कि सुखों का भाव होता है। तो अब जब भी केतु सुख के भाव में, माता के भाव में विराजमान होते हैं, तो आप देखेंगे कई बार ऐसे व्यक्तियों के अपनी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। अब 2 चीज़ें बताऊँगा, एक तो माता के साथ या तो संबंध सही नहीं रहते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की माता को किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट, परेशानी ज़रूर होती है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो और चाहे इनका आपस में वैचारिक मतभेद क्यों ना हो। और आप देखेंगे कि इनका जो क्योंकि ये चौथे भाव से हम घर का माहौल भी देखते हैं कि घर में किस प्रकार का माहौल हो सकता है। तो जब भी केतु देव चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के घर का जो माहौल होता है, वो भी कुछ बिगड़ा हुआ होता है। पारिवारिक कलेश और कुछ इस तरीके की समस्याएँ स्वतः ही रहती हैं यहाँ पर जब भी केतु देव विराजमान हों। अच्छा, ये चीज़ें देखने में कुछ कम हो जाएँगी, जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं, राहु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जब राहु उच्च के होंगे, तो केतु अपने आप ऑटोमैटिकली उच्च के हो जाते हैं। तो जब उच्च के होते हैं, तो कुछ बेटर परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु जैसा कि मैंने लिखा है कि यदि ये शत्रु लग्नों में हैं, जैसे कि शत्रु लग्न की कौन-सी हो गई, जैसे मेष लग्न है, तो जब भी मेष लग्न होगी, तो मेष लग्न में केतु जब भी चौथे भाव में होंगे, तो कर्क राशि में होंगे। तो कर्क राशि के वो चंद्रमा के ये शत्रु होते हैं, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सिंह सिंह लग्न है जैसे, तो सिंह 5, 6, 7, 8, अब 8 नंबर में केतु यहाँ पर होंगे, अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वृश्चिक लग्न है तो 8, 9, 10, 11 केतु 11 नंबर में होंगे, कुंभ राशि में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि शत्रु लग्न में ये अच्छे परिणाम देते हुए नहीं देखे जाते। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे राहु दशम भाव में है, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसे लोगों को ये ऋण के कुचक्र में भी फँसाते हैं कि यहाँ पर इनकी नवी दृष्टि जो है वो रोग, रिपू और ऋण पर पड़ती है जाकर के। तो आप देखेंगे कि राहु, यदि आप मेरी बात को गौर करिएगा, यदि राहु यहाँ पर अपने शत्रु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जैसे दशम भाव में हैं और शत्रु नक्षत्र है और खास तौर पर यदि मंगल के नक्षत्र में हो, ये बात गौर करिएगा कि राहु यदि यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में मौजूद हैं, मृगशिरा में हैं, धनिष्ठा में हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कर्ज चढ़ाने का कार्य भी करते हैं। कर्ज चढ़ाते हैं और फिर हिसाब ऐसा बन जाता है कि एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे ऋण को चुकाने के लिए तीसरा, और ये एक बार बस ये ऋण ले भर लें। जो दशम भाव का राहु है, बस एक बार ऋण ले लेता है, फिर उसके बाद में उसके कब 2, 4, 6 साल बीत जाते हैं जीवन के उस ऋण को चुकाने में, उसको खुद पता नहीं चलता। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज देता चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे राहु दशम में है, लेकिन मंगल की स्थिति योग कारक स्थिति है। जैसे मंगल लग्न है कोई ऐसी, जैसे सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में मंगल क्या हुए? योग कारक। अब मंगल है जैसे कुंडली में योग कारक, तो और मंगल कर्ज के भी कारक होते हैं, ठीक है? तो अब यदि यहाँ पर राहु कर्ज देने का कार्य करेगा भी, जैसे मान लीजिए राहु ने कर्ज देने का कार्य किया भी, तो कर्ज चढ़ेगा, लेकिन आदमी उसको जो है वो जल्दी उतार देगा यदि उसके मंगल स्ट्रॉन्ग है। परंतु अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी प्रकार से
अगर ऐसे व्यक्ति के मंगल भी जो हैं वो कमज़ोर हो गए और तो फिर आप मान करके चलिए कि ये राहु बहुत पीड़ा देने वाला है, अपनी दशा महादशा में ये बहुत परेशान करने वाला है, ठीक है? और इसके बाद में आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर राहु सपोर्टिंग उस रोल में है, जैसे इनकी मित्र लग्न है, मान लीजिए आपकी लग्न है वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर, कुंभ, अगर ये लग्न है 6 और तब दशम में राहु है, तो अपनी दशा महादशा में ये आपसे मेहनत भी कराते हैं, आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है। आप अपने कार्य में आपको जो है वो फेमस होते हैं आप अपने कार्य के लिए। और राहु यहाँ पर आपको जो है वो पॉलिटिक्स में तो सपोर्ट करता ही है, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था। हालाँकि यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे माता-पिता ऐसे जातक के माता-पिता को लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा केसों में मैं बता रहा हूँ कि गरीबी से होकर के गुज़रना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों के जो माता-पिता होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी साउंड कंडीशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता-पिता जिनके राहु और केतु, और ऐसा व्यक्ति भी आप यदि देखेंगे तो अपने आयु के 35 से 36 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बाद जब ये राहु एक्टिव होता है, महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर ग्रह की एक एज भी होती है। जो राहु की एक्टिव होने वाली एज है वो 42 वर्ष की कही गई है शास्त्रों में, कि ये 42वें वर्ष में ये एक्टिव होता है। तो 36वें वर्ष में शनि एक्टिव हो जाते हैं और राहु जो है वो 42वें वर्ष में एक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये दशम वाला राहु का जब राहु एक्टिव होता है, तब ये फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फ़ेमस भी करता है और व्यक्ति को रिकॉग्निशन भी दिलाता है। और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का दबदबा होता है। कहने का मतलब है कि लाइफ़ में एक ऐसा पॉइंट आता ज़रूर है इनके, लेकिन पहले ये रगड़-रगड़ के स्टील बॉडी बना देता है। मतलब आपको घाट-घाट का पानी पिलाने वाला है ये वाला राहु। आप ये मत सोचिए कि ये राहु है तो छोड़ देगा, आपका दशम में है, आपकी लग्न अगर मित्र लग्न में भी है ना, तो भी ये घाट-घाट का पानी तो पिलाता है, क्योंकि ये इनका बेसिक नेचर है। ये क्रूअल प्लैनेट है। क्रूअल्टी किसे कहते हैं? जिनको रहम नहीं होता। तो क्रूअल ऐसे ही व्यक्ति को तो कहा जाता है। तो जो एक ग्रह नक्षत्र हैं, तो ये क्रूअल प्लैनेट होते हैं। राहु, केतु, मंगल, ये क्रूअल्टी में आते हैं। मंगल हालाँकि देव हैं, अच्छे कारणों से भी गिने जाते हैं, परंतु ये जो हैं, ये पापी भी हैं और क्रूअल भी हैं, राहु। तो आप ये समझिए कि अपना बेसिक नेचर तो ये नहीं छोड़ेंगे। हालाँकि अगर इनकी मित्र लग्न है, तो थोड़ा-सा आपको गुंजाइश है। आपको थोड़ा-सा, ये कहते हैं कि मित्र लग्न में थोड़ा-सा डिस्काउंट देना, कहते नहीं कि थोड़ा-सा डिस्काउंट, तो मित्र लग्न में थोड़ा-सा डिस्काउंट इनका रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका राहु और केतु इस तरीके की पोज़ीशन में है, राहु दशम में है, केतु चौथे में, ऐसे व्यक्तियों को आप यदि ये तरक्की करना चाहते हैं, देखिए मेरी सिंपल एडवाइस है, आपको माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो एक लाइफ़ में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आप मेरी बात को मानेंगे। अगर ये तरक्की करना चाहते हैं, तो इनको अपना जन्म स्थान, जहाँ पर इनका जन्म हुआ हो, वो स्थान इनको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ देना चाहिए और अपना बाहर जाकर के, अपने घर से बहुत दूर जाकर के अपने रोज़गार के अवसर इनको तलाशने चाहिए। वहाँ पर ये ज़्यादा तरक्की भी करते हैं और इनका जो माइंड है, वो भी पीसफुल रहता है। क्योंकि क्या है ना कि राहु यहाँ से अटैच आपको करेगा, राहु प्रॉब्लम नहीं दे रहा है यहाँ पर, आपको आपके बर्थ प्लेस पर राहु प्रॉब्लम नहीं दे रहा, प्रॉब्लम दे रहा है केतु। क्योंकि केतु आपके घरेलू माहौल में पड़ा हुआ है, आपको डिटैच करेगा, क्योंकि ये हाउस है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के पास में भूमि, भवन, वाहन सब कुछ होता है, मिल जाता है इनको। अगर नहीं भी हैं, अभी गरीबी झेल भी रहे हैं, तो भी इनको भूमि, भवन, वाहन सब कुछ मिलेगा। परंतु यहाँ पर पड़ा हुआ केतु जो है ना, उनका सुख लेने नहीं देता है। जैसे सपोज़ करिए कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, आप बढ़िया गाड़ी खरीद लाए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की, परंतु आपको गाड़ी गाड़ी आपको मतलब ऐसे मौके ये आने नहीं देगा कि आप उस गाड़ी का सुख उठा पाएँ। आपने आलीशान मकान बना लिया, खूब बढ़िया बना लिया, आपकी और भी कुंडली बहुत अच्छी है, कई राजयोग हैं और आपने जीवन में बहुत सफलता पाई है। परंतु अगर केतु यहाँ चौथे भाव में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को
अपने बनाए हुए मकान का सुख नहीं हो पाता, वो ज़्यादा वहाँ पर ठहर नहीं पाता और जब ज़्यादा ठहरना शुरू कर देगा तो उस घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से डिटैच करता है, अलग करता है, दूर लेकर के जाता है। जब आदमी दूर चला जाता है तो वहाँ पर ये तरक्की देना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के अपने माता-पिता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रह पाते। ये एक इसमें बहुत मैंने इसको पाया है कि ऐसे व्यक्तियों के जिनके राहु केतु दशम और चौथे में हैं, ऐसे व्यक्तियों के अपने माता-पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते और हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर राशियाँ अलग हो सकती हैं, लग्न अलग हो सकती है, ग्रहों के बल अलग हो सकते हैं, ग्रहों की युतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी का अकेला राहु पड़ा हो, ज़्यादा परेशान कर रहा हो और हो सकता है किसी के बृहस्पति की जो दृष्टि है वो राहु के ऊपर आ गई हो, राहु के 100% रिज़ल्ट जो खराब कर रहा था, अब केवल 40 कर रहा है। तो ज्योतिष एक फ़ॉर्मूला है, हर किसी के ऊपर बराबरी से अप्लाई नहीं होता, ठीक है? किसी बहुत से जातक जो हैं मेरी बातों से पूरी तरह सहमत हो रहे होंगे, बहुत से जो हैं हो सकता है 10% सहमत हो रहे हों। लेकिन ये चीज़ मैं पक्की कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति राहु और केतु वाला अगर दशम में राहु, केतु चौथे में है, वो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता दे कि जो मैं सिम्पटम्स बता रहा हूँ, ये उसको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे मित्र लगन में ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ मनमुटाव माता-पिता के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर मनमुटाव नहीं भी है, बेहद प्रेम करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कत होगी और दोनों के होगी और अगर उनके स्वास्थ्य भी ठीक है, तो उनकी आयु में दिक्कत आई होगी। कुछ ना कुछ बहरहाल माता-पिता से संबंधित या फिर कुछ भी सब चीज़ें सही हैं, तो वो गरीब होंगे, मतलब उनको पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा। उन्होंने अपना जीवन जो है, वो संघर्षपूर्ण बिताया होगा। इनमें से कोई ना कोई सिम्पटम्स आपको देखने को निश्चित मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ और तो सब चलिए ठीक है कि यदि अब इसका इलाज क्या है? तो आप देखिए कि राहु यहाँ पर भटकाव पैदा करता है। दशम में आपके करियर को बार-बार चेंज कराने का काम करता है। बार-बार आपका करियर चेंज होगा। आपको किसी चीज़ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कल को आपने कोई नौकरी कर ली, फिर वहाँ पे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर उसको भी छोड़ देंगे। फिर आप किसी और नौकरी की तैयारी करने लगेंगे, फिर कहेंगे मुझे बिज़नेस करना है। बहरहाल वो एक जगह बैठने नहीं देता ये राहु, ठीक है? परंतु यदि आप इस राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहले आप ये देखिए लग्न कौन-सी है? आपकी यदि लग्न है आपकी ऐसी है जिसमें गुरु योग कारक होते हैं और गुरु योग कारक हैं तो आप गुरु के बल को बढ़ाएँ। गुरु का गुरु गुरु का बल बढ़ेगा तो आपके अंदर ज्ञान ज्ञान बढ़ेगा और जब ज्ञान बढ़ेगा तो राहु जो यहाँ पर अज्ञानता फैला रहा है, आपसे गलत डिसीजंस करवा रहा है, वो डिसीजंस आपके ठीक होने शुरू हो जाएँगे यदि आप गुरु को बल देते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है आप अ, कहीं आपके घर के निकट यदि शिवालय हो, तो आप शिवालय रोज़ जाना शुरू करें। शिव जी को 1 लोटा जल आप देना शुरू करें। ये राहु जनित पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला रामबाण उपाय है, ठीक है? और यदि राहु यहाँ पर बैठ कर के आपको कर्ज में ढकेल रहा है, यदि आप कर्ज में जा रहे हैं, तो आपको अपने मंगल को बलिवान करना चाहिए और मंगल बलिवान कैसे होते हैं? हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी की चालीसा करने से। हर मंगलवार आप हनुमान मंदिर जाना शुरू करें, आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी, कर्जा कम होना भी शुरू होगा और इस यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आप कर्ज तले दब रहे हैं, तो आपको हर मंगलवार को आपको एक बात गाँठ बाँध करके जीवन भर में रख लेनी चाहिए कि यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, तो आपको मंगलवार के दिन कभी भी किसी से रुपया उधार ना लें, मंगल के दिन, ठीक है? मंगल के दिन आपको रुपया किसी से उधार लेना नहीं है, किसी से उधार भी नहीं करना है। मंगलवार के दिन उधार मतलब कट, आपको उधार करना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि पहले से किसी का उधार चल रहा है और आपकी जेब में 10 रुपए भी हैं, तो आप उस व्यक्ति का उधार मंगलवार के दिन चुकाना शुरू करें। आप देखेंगे कि जब आप अपने अंदर ये आदत डाल लेंगे, तो आपका कर्ज जो है वो आपके पास इतने रास्ते बन जाएँगे कि आपका कर्ज जो है वो धीमे-धीमे होना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आज अब इस पार्ट का अंत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का भी वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।